दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं राजू मिश्रा, विश्व शक्ति पार्टी का प्रदेश हरियाणा किसान मजदूर जागृति मंच का संयोजक, अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का सहयोगी। आज का जो मुद्दा है, रुपया कैसे बना एक रहस्य, इस विषय पे चर्चा करते हैं। और इस चर्चा को समझने के लिए आप लोगों को मेरी जितनी समझ है, जितना मेरा अनुमान है, जितना मेरा आकलन है, जितना मैंने अलग अलग जगह से उठाया, जितना भी हमने अपने अध्ययन में या जितना भी हमने इसको अपने शोध में, रिसर्च में, जैसे भी आप समझे, पाया, उसके अनुसार आपको आज बताते हैं कि रुपया, भारत का रुपया कैसे रहस्य बन गया। और हकीकत में आज भी भारत का रुपया रहस्य ही है। चर्चा को शुरू करें इससे पहले आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप अपने चाहने वाले, जो आपके इष्ट मित्र प्यारे हैं, आप उनको इस चर्चा में जोड़ सकते हैं। और ताकि मेरा ये आपको बताने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमें हमारे देश के लिए, देश के युवाओं के लिए यह जानकारी बहुत जरूरी है कि जो हमारी आज की युवा पीढ़ी इस सारी चीज को नहीं समझ पा रही है और नहीं जान सकती, उनको एक जगाना मात्र है मेरा ये उद्देश्य। हमें किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं, और किसी से कोई वैमनस्यता नहीं। न ही मैं यह किसी को या किसी पार्टी के खिलाफ बोल रहा हूं, न ही मैं किसी पार्टी विशेष के लिए काम कर रहा हूं, और न ही मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए आप लोगों को बरगला रहा हूं। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारे देश का जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि आज के युवा भविष्य के, हमारे भविष्य के प्रधान या भविष्य की सरकार मान सकते हैं, तो उन्हीं युवाओं के लिए यह मैंने ये कार्यक्रम रखा हुआ है। और उसी के उद्देश्य से मैं आपको ये सारी चीजें समय समय पर बताता हूं। तो समय ज्यादा न लेते हुए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जिस तरीके से हमें देखते हैं और हमारी बातों को जांचते हैं, पड़तालते हैं, अपनी कसौटी पे आजमाते हैं, तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों के साथ जुड़ता हूं और समय समय पे आपको भविष्य के प्रति बताते भी रहता हूं। मैं कोई भविष्यवक्ता या कोई राजनीतिक एजेंडा या किसी व्यक्ति विशेष पे कहने पर काम नहीं करता। मैं जो बातें करता हूं, जो बताता हूं, सबूतों के आधार पे, कागज के आधार पे, कानून के अनुसार ही मैं बात करता हूं। क्योंकि अब का जो समय है, आज के समय में हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है और हर व्यक्ति समझदार है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत शुरू करते हैं। हमारे देश का रुपया कैसे रहस्य बना। दोस्तों, हमारा वही देश है जहां पे 100% आरक्षण था, जो आज चंद परसेंटेज में आकर के रुक गया। हमारा देश वही है जो खुशहाल हुआ करता था। हमारा देश वही है जो समय समय पर लोगों की मदद किया करता था। और विडंबना देखिए कि आज हमारे देश का युवा अपने रास्ते से भटक गया। भटकने का कारण अलगाववाद और आरक्षण। आरक्षण और अलगाववाद पे हम फिर कभी चर्चा करेंगे। आज की जो डिस्कशन है वह सिर्फ है रुपया एक रहस्य। और हमारा देश इतना धनाढ्य था कि हमारे यहां जो कोई रद्दी बेचने भी आता था, कबाड़ी जिसको कहते हैं आम बोलचाल में,
वो भी हमारे यहां से कबाड़ लेता था, तो कबाड़ के बदले में भी हमें सोने और चांदी के सिक्के मिला करते थे। लेकिन विडंबना देखिए कि सोने चांदी को तो छोड़िए, आज हमें आपको रुपए ही नहीं मिलते। आज अगर कहें कि रुपए नहीं है तो आप इसको अतिशयोक्त मान लेंगे, यह संभव ही नहीं। हकीकत यही है, आज आपके जो जेब में रुपए हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का रुपए का केवल और केवल 16 पैसे मात्र बचा हुआ है, और 16 पैसे ही उसकी वैल्यूएशन है। यानी आप जिसे 100 पैसे लेकर के चलते हो, उस 100 पैसे की वैल्यूएशन अगर आप करोगे तो वो 16 पैसे मिलेगा, क्योंकि आज डॉलर 84 रुपए 11 पैसे का हो रहा है। जिस देश में रुपए का मुद्रा का आकलन होता था सोना और चांदी से, आज उसी देश में डॉलर से तुलना की जा रही है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? किस रहस्यमय तरीके से रुपया खत्म किया गया? इसकी गहराई में चलते हैं, बात आपको शुरू करेंगे हम, लेकिन इसके पहले आप हमारे साथ पढ़े लिखे लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको एक वेबसाइट का नाम बताता हूं। उस वेबसाइट का नाम है वर्ल्ड डेट क्लॉक, WORLD क्लॉक, CLOCK क्लॉक। यह एक वेबसाइट है। आप जब भी समय मिले, आज आपके जेब में स्मार्टफोन और हर घर इंटरनेट से कनेक्ट है, आप इस पे जरूर सर्च करिएगा। आपको यहां पे बहुत हैरानीजनक चीजें मिलेंगी, और जब उस चीज को आप देखेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ठीक है, आप फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप चलाते हो, लेकिन कभी कभी अपने भविष्य के प्रति ऐसी चीजों पर भी विजिट कर लिया करो, जिससे आप अपने बच्चों को अच्छे चीजें बता सको, अच्छे संस्कार दे सको, अच्छी बातें सुना सको, और देश के विषय में भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि हम तभी तक सुरक्षित हैं जब तक हमारा देश सुरक्षित है, और इस देश को सुरक्षित रखने के लिए हमारे आपके बुजुर्गों ने कितने खून बहाए हैं, कितने बलिदान हुए हैं, कितने फांसी पे झूले हैं। लेकिन आज विडंबना देखिए कि उनकी कुर्बानी, उनकी खून, उनके त्याग, सब चीज का वैल्यूएशन जीरो पे ला करके हम लोगों ने खड़ा कर दिया। कैसी विडंबना है! और हम सर ऊंचा करके कहते हैं कि हम आजाद मुल्क के वासी। धिक्कार है ऐसी आजादी पर। हालांकि आप आजाद नहीं हो, इसके पुख्ता प्रमाण मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूं कि आज भी हम गुलाम हैं। खैर, आपको रुपए की बात करते हैं। जब से सृष्टि की रचना हुई, आप वेदों में भी पढ़ सकते हैं, ग्रंथों में भी पढ़ सकते हैं। आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी संप्रदाय से हैं, किसी भी जाति मजहब से हैं, किसी भी कंट्री से हैं, किसी भी राज्य से हैं, किसी भी देश से, आपका मूल जब आप टटोलोगे तो मूल जड़ में अर्थ मिलेगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें लक्ष्मी जी को प्रकट होना पड़ा, क्योंकि बिना अर्थ के न आपका धर्म रह सकता है, न आप स्वयं रह सकते हैं, न आपका मजहब रह सकता है, न आपका देश रह सकता है, और न ही आप रह सकते। तो अर्थ का अभिप्राय है मुद्रा। मुद्रा को अलग अलग कंट्री में, अलग अलग देश में अलग अलग भाषा से संबोधित किया जाता है, लेकिन उसका अभिप्राय, मतलब, मीनिंग मुद्रा ही होता है। आप बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से भी मिलिए, आपको ऐसी ज्ञान बता देंगे जो उन्हें पढ़ाया गया है, उनका कसूर नहीं। हकीकत में वो उसकी गहराई में जाते ही नहीं, जो पढ़ाया गया है वही बता देंगे। लेकिन सब कुछ इसके उल्ट होता है। जैसे आपको बताता हूं मैं, हमारा देश वही देश है जिस देश में सोने चांदी के सिक्के चला करते थे। अंग्रेजों की नीयत
इसी चीज से खराब हुई और हम लोगों के ऊपर उन्होंने बिजनेस व्यापार के नाम पे शुरुआत की और होते होते हमें गुलाम बना करके हमारे बुजुर्गों के द्वारा इकट्ठा किया गया धन लूट के लेके चले गए। इतने के बावजूद भी हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था और हमारे यहां सोने चांदी के खदान थे, इसलिए उसको सोने चांदी का देश, सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन वो जाते जाते उनकी सनी की दृष्टि उसी सोने चांदी पर थी, जिस वजह से हमें आपको आज कंगाली की हालत में रहना पड़ गया। और विडंबना देखिए कि आज तक सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे सकी, या देगी भी कैसे, क्योंकि सरकार एक पतंग के जैसे काम कर रही है। डोर तो किसी और के हाथ में है, जो आप समझ ही रहे हैं कि ब्रिटेन के हाथों में इनकी डोर है। जितना वो बोलेंगे उतना ही ये करेंगे। 16वीं शताब्दी में हमारे देश में रुपए का नामकरण हुआ। शेर शाह सूरी का जमाना था, शासन था 1540 से 1543 के बीच में, इसलिए मैंने आपको 16वीं शताब्दी बोला। शेर शाह सूरी ने इस रुपए को एक नाम दिया, जो रुपया नाम दिया। रुपया इसका संस्कृत शब्द है और इसका मतलब होता है चांदी। खैर, अगर इस तरीके से हम पीछे से चलते जाएंगे तो चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। हम 60 में इसको बताते जा रहे हैं, क्योंकि मेरी और वीडियो में देखेंगे तो रुपए के ऊपर मैंने बहुत व्याख्यान दिया हुआ है। आप चाहे तो हमारे YouTube के चैनल पे भी देख सकते हैं। अब होता क्या है, अंग्रेज जब हमारे यहां आए तो उन्होंने जब ये सारी प्रक्रिया को देखा तो उन्होंने पेपर करेंसी एक्ट बनाया, कागजी मुद्रा लेन देन का, जिसका नाम रखा पेपर करेंसी एक्ट 1861, और उसको 2 से 3 बार संशोधित भी किया। आफ्टर ऑल लास्ट में लाकर के उन्होंने 1882 में अपने हिसाब से बनाया पेपर करेंसी एक्ट। प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रही और वो जो बदले में उनको रसीद मिलती थी उसी को उन्होंने एक आम बोलचाल में रुपए का शब्द इस्तेमाल करने लग गए। आज भी आपके घरों में अगर आप देखेंगे, अगर कोई 80 प्लस का व्यक्ति होगा तो वो कभी आपके जेब के रुपए को रुपए नहीं कहेगा, वो सीधा बोलेगा देना एक 500 की नोट, देना एक 100 की नोट, देना एक 50 की नोट। वो नोट शब्द से संबोधित करता है, वो रुपए नहीं कहता। हमारा वही देश है जहां पर 1 रुपए से 1 लाख रुपए तक के बैंक नोट चला करते थे। समय गुजरा, 1 रुपए से हम 10,000 के नोट पे आ गए, और समय गुजरा 1 रुपए से हम 2,000 रुपए के नोट पे आ गए, और अब 1 रुपए से 500 रुपए के नोट पे। अभी 29 अक्टूबर को अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर गंगा राम तिवारी जी ने एक अद्भुत घोषणा की कि भारत का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक 2 रुपए से अधिक 100 रुपए के बीच का भारतीय रुपए ला करके उनको देता तो वो 50 किलो सोना 24 कैरेट गोल्ड का उन्होंने ऐलान किया। विडंबना देखिए कि आज लगभग 12 दिन होने के बाद हमारे 140 करोड़ की जनसंख्या में किसी एक व्यक्ति के पास भारतीय रुपया नहीं कि वह कोई 2 रुपए ले जाकर के दे और कह दे कि हमें 50 किलो सोना दे। आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या रहस्य है? आज हम आपको बता रहे हैं कि यह रहस्य आखिर कैसे बना। अब इस रहस्य के ऊपर आते हैं हम। आपको मैंने अभी एक वेबसाइट का नाम बताया, वर्ल्ड डेप्ट क्लॉक। इस वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पे एक रिफ्लेक्ट आएगा। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जिस देश में आपकी युवा पीढ़ी नौकरी करने और पढ़ाई करने के नाम पे जाकर के वहां दिहाड़ी मजदूरी करने के नाम पे जाती है,
अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सभी जितने भी देश हैं, विश्व के सभी देश कर्ज में डूबे हुए। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सभी देश, न केवल भारत बल्कि सभी देश। और उसमें आप देखेंगे तो किस देश के ऊपर कितना कर्ज है वो भी बताएगा। अब सोचने वाली बात है कि हमारे देश के लोग अमेरिका, कनाडा जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि हमारा देश गरीब है। इससे एक चीज तो यह साबित होती है कि जितने गरीब हम हैं उतने गरीब वो भी, क्योंकि वो भी कर्ज में है और हमारा देश भी कर्ज में है। अगर दो व्यक्ति बराबर में कर्जदार हैं तो मैं ये नहीं मान सकता कि दोनों में से एक कहे कि तेरे से औकात मेरी ज्यादा है। कह ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों बराबर के कर्जदार। ठीक इसी तरीके से पूरा देश कर्जदार है। पूरा वर्ल्ड के जितने देश हैं उसमें किसी भी देश का आप नाम डालेंगे तो आ जाएगा। अगर आप मान लो पूरा चार्ट नहीं देखना चाहते हैं, जो देश आप देखना चाहते हैं उसका नाम डाल के आप निकालेंगे, उसके रिफ्लेक्ट पे जाएंगे तो आगे आएगा उसमें ऑप्शन। तो उसमें जब आप सर्च वाले में कंट्री का नाम डालेंगे तो उसका पूरा डाटा आ जाएगा कितना कर्ज है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये रुपया है क्या भला, जिसको हम रुपया कहते हैं। कोई डॉलर कहता है, कोई दरहम कहता है, कोई पाउंड कहता है, कोई यूरो कहता है, कोई रियाल कहता है। आखिर मीनिंग तो सबका एक ही है और वो मीनिंग है मुद्रा, अर्थ। आखिर किसके पास इतना रुपया है कि पूरे विश्व को कर्ज में बांट दिया और कर्जदार हो गया, और रुपया किसी के पास नहीं। यह हैरानी करने वाली बात है। अब और देश को छोड़ करके मैं अपने देश में आता हूं, भारत में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, आपने कभी 1 रुपए के नोट को लेना और 1 रुपए से ऊपर के नोट, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200, 500 जो भी आप ले लेना, दोनों नोट को बराबर में पैरेलल रखिए और उस पर देखिए क्या लिखा हुआ है। एक नोट पे लिखा आपको मिलेगा, 1 रुपए के नोट पे आपको लिखा मिलेगा भारत सरकार, और ठीक उसके नीचे लिखा रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी भारत सरकार ने बनाया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको अप्रूव किया, और उसके नीचे सिग्नेचर होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के। ठीक आप जब दो से ऊपर की नोट आप देखेंगे तो उसके ऊपर लिखा रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसके बीच में लिखा रहेगा एक वचन कि मैं धारक को इतना रुपए अदा करने का वचन देता हूं। अब आप सोचिए कि 1 रुपए में अगर ये चीज लिखा है तो 2 में ये क्यों नहीं लिखा है, या 2 में जो चीज लिखा है तो इस पे भी तो लिखा जा सकता था कि मैं धारक को 1 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। लेकिन नहीं, यही रहस्य। अब होता क्या है, भारत सरकार की औकात सिर्फ 1 रुपए की, और आज 16 पैसे। इसीलिए 2015 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 रुपए का नोट छापना ही बंद कर दिया, और सारा पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापती है। अब गेम कहां से शुरू होता है, जो रहस्य बना पैसा, उसको आप समझिए। मान लीजिए सरकार को जरूरत पड़ी 10 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की, आम जनता की सेवा के लिए, कोई योजना को, कोई पुल बनवाना है, रेलवे ट्रैक बिछवाना है, सड़क बनवाना है, उसको पैसे चाहिए। अब सरकार क्या करेगी, वित्त मंत्रालय से रिकमांड करेगी, रिकमांड लेटर देगी। वित्त मंत्रालय क्या करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा और उस बॉन्ड के ऊपर हस्ताक्षर करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को दे देगा। गवर्नर क्या करेगा, उतने रुपए छाप के उनको पकड़ा देगा और बदले में ब्याज लेगा। ध्यान रखना, ब्याज लेगा यानी कर्ज लेगा। पहली चीज ये, पहली शक, या यूं कहे पहला शक, अगर भारत का रिजर्व बैंक है तो भारत को कर्ज कैसे दे रहा है, पहला सवाल। चलिए मान लेते कि भाई बिजनेस युग है, बिजनेस में सब चलता है, ये भी मान लेते। लेकिन मैंने अभी एक आरटीआई लगाया, उसका जवाब नहीं आया है, लेकिन उसके पहले हमने
2023 के नवंबर दिसंबर में हमने एक आरटीआई लगाई थी और पूछा था कि रिजर्व बैंक ने कितने नोट छापे। उन्होंने बताया कि 39 लाख करोड़ रुपए छापा हुआ है। आजकल में मैंने वेबसाइट पर विजिट नहीं किया, और आप सज्जन लोग अगर विजिट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वर्तमान में कितने रुपए छापा है, क्योंकि उनका वेबसाइट पर हर चीज रिफ्लेक्ट होते रहता है। और अगर 140 करोड़ को, सॉरी 39 लाख करोड़ को आप 140 करोड़ की जनता से डिवाइड करेंगे तो लगभग प्रति व्यक्ति 300 रुपए के आसपास का, अनुमानतः मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, रुपए आता है। अब यहां पे एक और रहस्य है, वह यह है कि अगर मैं आपको कहूं कि आपके जमीन में 20 कुंटल गेहूं पैदावार होती है और आप उसको बाजार में लेके जाएंगे तो 50 कुंटल हो जाएगा, तो क्या यह संभव है? हो ही नहीं सकता। और यही जवाब आपका रहेगा, भाई वो कनक बच्चे थोड़ी दे देगी, गेहूं बच्चे नहीं देते। अब यहां पे सोचने वाली बात क्या है, रुपए छापा 39 लाख करोड़ और मार्केट में सर्कुलेट में कितना आया, उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, 23 की नवंबर दिसंबर की। उस टाइम जो बैंकों ने हमें डाटा दिया था उसमें दिया था कि 210 लाख करोड़ उन्होंने कर्ज में बांट दिया। अब ये बताइए कितना गुना हो गया, अनुमान आप लगा लीजिए। और अभी और पहचान आपको बता रहा हूं, इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा आपके गली मोहल्ले में, गांव में, या आप जिस शहर में रहते हैं, कुछ लोगों के पास 100 200 500 रुपए ही होते हैं और कुछ लोगों के पास करोड़ों रुपए बैंक में पड़े होते हैं, कुछ लोगों के पास लाखों रुपए बैंक में पड़े होते हैं। इसकी कोई गिनती नहीं। यानी अब आपको मैं बताता हूं इस रहस्य की असली कहानी। जब इन्होंने 1906 में कॉइनेज एक्ट बनाया, पेपर करेंसी एक्ट आपको बता दिया, उसके बाद इन्होंने बनाया एक कॉइनेज एक्ट 1906। 1906 को बेस बनाया इन्होंने, और जब ये देखते रहे कि अब धीरे धीरे लोगों के घर से चांदी और सोने की मोहरें कम होने लग गई और हमारे जो बैंक के नोट थे वो हमारे घरों में ज्यादा होने लग गए, तब इन्होंने क्या किया, एक बीमारी धीरे से ऑपरेशन कर दिया, वो था गोल्ड स्टैंडर्ड। 1933 में इन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को साइड में कर दिया, लेकिन जो इन्होंने एक्ट बनाया 1934 में, उसमें इसको बराबर मेंशन रखा। इनको यह डर था कि कहीं विद्रोह ना हो जाए, और उसी बेस के ऊपर इन्होंने आरबीआई एक्ट 1934 बनाया और आरबीआई ने 1935 में कार्यभार संभाल लिया और धड़ाधड़ नोट छापना शुरू कर दिया। उसके बाद असली खेल शुरू होता है। अब खेल यहां से जब शुरू होता है तो 1957-58 में एक कानून बनाया जाता है। उस कानून में यह लिखा जाता है कि भारत सरकार के पास आज भी उसको आईएएस और आईपीएस के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये चीजें पढ़ाई जाती है। आप पूछ लेना अगर आपका कोई जानकार होगा तो। भारत के पास यदि 110 करोड़ की विदेशी मुद्रा हो और 90 करोड़ की स्वर्ण भंडार हो, तो भारत यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितना चाहे उतना पेपर करेंसी छाप सकती है। इस कानून को बना करके उन्होंने धीरे से रख दिया और इसका इंप्लीमेंट उन्होंने पहली बार किया, आज तक 2 बार हुआ है। ध्यान रखना, इस कानून का जो इंप्लीमेंट हुआ है हमारे देश में सिर्फ 2 बार हुआ है। जब 1975 में इमरजेंसी का दौर आया तो पहली बार इस कानून का उपयोग हुआ। उसका कारण यह था कि 4 अप्रैल 1968 को रिजर्व बैंक के गवर्नर एल.के. झा ने जो आपके हाथ में बैंक नोट है इसको पूर्ण रूपेण से
वचन पत्र यानी वादा पत्र, पर्ची, रसीद बना दिया। कैसे बना दिया? 1967 के दौर में जो नोट चलते थे उसके ऊपर लिखा होता था कि आई प्रॉमिस टू द बेरर ऑन डिमांड सम ऑफ रुपीज, जितने का था 5, 10, 50, सम ऑफ, मान लो 10 रुपए, सम ऑफ 10 रुपीज एट यूज ऑफ एनी ऑफिस, यानी मांगे जाने पर, आवश्यकता के अनुसार उसने बनाया और मांगे जाने पर देने को वचनबद्ध रहेगा और देगा, भुगतान भी देगा। 1971 में कुछ लोगों ने उसका भुगतान भी लिया और एल के झा ने क्या किया, बहुत बारीकी से वो इस एफिडेविट को बदला और उसमें लिख दिया कि आई प्रॉमिस टू द बेरर सम ऑफ सच एंड सच रुपीज। बस दैट्स ऑल, खत्म, फिनिश। ये आपके साथ में बहुत बड़ा स्कैम हुआ। अब हुआ क्या, किसी ने इस पे गौर नहीं दिया। 68 के बाद एकदम से इमरजेंसी आई 75 में। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे उठने के जैसे प्रयास किए। एक्चुअली क्या है कि इसके पीछे जो इनका गेम है, वो गेम क्या है, जब कुछ करना होता है इनको तो सरकार हमारे आपके माइंड को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देती है। तब इन्होंने क्या किया, अयोध्या राम मंदिर का मसला उठा दिया। आपको ध्यान होगा अयोध्या राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का जो मसला था वो कितने साल चला, कितने लोग मरे, और इसी बीच में इन्होंने क्या किया, धीरे से इस चीज का इंप्लीमेंटेशन पूरा कर दिया। फिर इन्होंने क्या किया, तरीके से कोविड ला दिया, कोरोना बीमारी, जो 100% फर्जी बीमारी थी, क्योंकि इनको टारगेट मिला था इतने लोगों को मारना है। कोविड बीमारी लाई गई और कोविड बीमारी में इन्होंने बकायदा, आपको पता ही है क्या हालत हुआ। फिर पैसे का खेल हुआ, फिर मुद्रा छापा गया और उस रुपए में कहां कहां पैसा गया हमसे बेहतर आप लोगों को पता है। जो ये 1975 से और ये राम मंदिर वाला मुद्दा था, इसके बीच में इन्होंने एक बहुत बारीकी से काम किया, क्योंकि बैंकों ने जो लोगों के घर में पैसे थे उस पैसे को इनको अपने पास जमा वापस लेना था। तो इन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई, जैसे कि उसमें एक प्रमुख योजना थी एफडी, जिसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, कि निर्धारित समय के लिए आप इतने पैसे रख दो, आपको इतने दिन में ये डबल होकर मिल जाएगा। और लोगों ने 40-40 साल के लिए भी फिक्स किए रुपए। बात उससे नहीं बनी। फिर इन्होंने क्या किया, जो पैसे का खेल था ये पूरा बैंकिंग व्यवस्था ने हैक कर लिया और बाकायदा कानूनी रूप से किया। उसमें सह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी, सह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की थी, सह इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की थी, सह वर्ल्ड बैंक की थी। वो क्या किया, आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी करते हुए बता दिया कि अगर बैंक के पास 10 रुपए है, यानी 10% लिक्विडिटी है, वो 100% ऋण दे सकती है, लोन दे सकती है, कर्ज दे सकती है। सारी बीमारी का जड़ यहीं से शुरू हो गया। अगर मैं आपको कहूं आपकी जेब में 10 रुपए है और आप मुझे 100 रुपए दे दो, तो हाउ कैन इट पॉसिबल? संभव ही नहीं है। आप कैसे दे दोगे? आपके पास मैजिक छड़ी तो है नहीं कि उसको लिया और हमारी जेब में आती 100 बन गया। हुआ क्या, अब इस गेम को भी आपको बताता हूं। अभी मैंने आपको बताया कि पिछले साल 39 लाख करोड़ करेंसी आरबीआई ने बनाई थी और 210 लाख करोड़ रुपए बैंकों ने लोन दिया। अब ये बना कैसे? हकीकत में जो बैंक है 90% रुपया बैंक छापती है, वो भी हवा में। आरबीआई 5 से 10% रुपए छापती है सिर्फ। बाकी जो पैसे हैं वह हमारे देश की बैंकिंग व्यवस्था छापती है। और वो छापती कैसे है? कर्ज के नाम पे। और आपको
जान के हैरानी होगी कि आपके जेब में जो भी रुपए है, चाहे 2 रुपए का है, चाहे 500 का है, चाहे 5 लाख है, वह सब कर्ज का रुपया है। यह बात अलग है कि आपने कर्ज नहीं लिया है, लेकिन हकीकत में वो किसी ने कर्ज लिया है जो आपके पास आया हुआ है। यानी अगर इसकी जड़ में आप जाओगे तो आपके जेब में जो रुपए हैं वो किसी न किसी भाई ने आगे कर्ज लिया है जो हमारे आपके जेब में आए। क्योंकि अगर 39 लाख करोड़ के ऊपर हम डिपेंड हो जाएं तो हमारे देश में हर व्यक्ति के पास 300 रुपए ही आएगा। लेकिन आज जो है हर आदमी को अगर आप देखेंगे तो किसी भी आदमी को आप इस तरीके से आकलन नहीं कर सकते कि इसके पास सिर्फ 300 रुपए। क्यों? क्योंकि बैंकों ने कर्ज हद से ज्यादा दे दिया, हवा में बना बना करके दे दिया, लो भैया ले जाओ, और उसका कोई वजूद ही नहीं रहा उस रुपए का। और यही चीज जो मैंने आपको बताया, वर्ल्ड डेप्ट क्लॉक वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको यही चीज मिलेगा। कुछ लोग इसको 3 नाम से जोड़ते हैं, और 3 नाम कौन से हैं? इल्यूमिनाती, दूसरा नाम रॉकफेलर, तीसरा नाम रॉथस्चाइल्ड। ये 3 नाम करते हैं कि भाई ये बैंकों के ऊपर राज करते हैं। कुछ हद तक ये सही है, पर सच पर 100% यह सत्य नहीं। इल्यूमिनाती एक संगठन है, जैसे हमारे यहां संगठन बना लो आप किसी नाम से कि ये फला ट्रस्ट, फला संगठन, ऐसे बना लेते हैं। वैसे एक यहूदियों का बनाया हुआ एक संगठन है जो नागवंशियों ने बनाया हुआ है। इनका सिंबल अगर आप देखेंगे, इनका जो लोगो है उसके ऊपर आप देखेंगे तो एक तीसरा नेत्र बना हुआ है जो ये दर्शाता है कि ये नागवंशियों का प्रतीक है। दूसरा आपको बताता हूं, जो रॉकफेलर और रॉथस्चाइल्ड हैं, इन्होंने बैंकिंग व्यवस्था के तहत जरिए उसके जड़ में घुस करके हर देश से बिजनेस किया और बकायदा कर रहे हैं। इनका ऐसा मानना है कि हम सिर्फ शासन करने के लिए इस दुनिया में हैं, हमारे सिवा कोई शासन कर ही नहीं सकता। यही कारण है कि जो ब्रिटेन की महारानी थी, अब उनकी जगह पे किंग्स चार्ल्स थर्ड आए हैं, वो ये दुनिया पे राज कर रहे हैं इनडायरेक्टली। जो देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के जरिए ही किया जा रहा है, यानी वो हिडन में है, जो चीजें हैं प्रधानमंत्री वगैरह कर रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि ब्रिटेन के राजा या रानी के पास चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, इनके राष्ट्रपति तक की कोई औकात नहीं, जीरो है। ये वहां जाते हैं तलवे चाटते। ये हकीकत है। और अगर आप किसी को इसमें कोई शक हो तो राम गोपालाचारी का आप शपथ पत्र पढ़ लीजिए, नेट पे अवेलेबल है, आपको अपने आप सच्चाई का पता लग जाएगा। कुछ लोग कहते हैं, गोपालाचारी जी के शपथ पत्र के ऊपर भी कई लोग कहते हैं, चर्चा होती रहती है हमारी, तो कहते हैं कुछ टाइम पे इंटरिम सरकार थी 1949 में। इंटरिम सरकार तो मैंने आज तक सुना नहीं, ना कहीं डिक्शनरी में मिलता है। उसके बाद का भी आपको बताता हूं, आप नेट पे अगर सर्च करके निकालेंगे तो राम किशोर तिवारी ऐसा कुछ नाम था, ध्यान से निकल रहा है। उन्होंने एक आरटीआई लगा करके भारत सरकार से पूछा था कि भारत की जनता का वर्तमान समय में क्या हाल है, जो 26 जनवरी 1947 से अब तक का। तो उसमें लिखा आता है कि ऑल इंडियन आर ब्रिटिश सब्जेक्ट, यानी हम सभी ब्रिटिश के तहत ही हैं। इस बात को छोड़िए, आप रुपए का रहस्य समझिए। अब हुआ क्या कि धीरे 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 सोने चांदी का भंडार खत्म हो गया और हमारे आपके जेब में 1968 से डिजिट एक घूमने लग गया। और वो डिजिट जो हमारे आपके जेब में करेंसी के रूप में है, जिसको हम आप रुपया समझे बैठे हैं, क्योंकि 1967 तक आपके जेब में रुपया था, मान सकते हैं, और 4 अप्रैल 1968 के बाद वो डिजिट में कन्वर्ट हो गया। अब जब 1990 के बाद हमारे देश में मोबाइल क्रांति आ गई, तकरीबन हर घर में मोबाइल आ गया, हर आदमी इंटरनेट से जुड़ गया,
हर आदमी के पास आधार कार्ड पैन कार्ड हो गया। पैन कार्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन आधार कार्ड हर व्यक्ति के पास है। बच्चा पैदा होते ही उसका आधार कार्ड बनवाया जाता है। जुड़ गए। अब उस रुपए को इन्होंने क्या किया, 2014 से टोटली डिजिटल इंडिया के नाम पर हमारे आपके ऊपर चश्मा चढ़ा दिया। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, दुनिया भर के ऐप हैं, इतने कि उसका नाम भी नहीं लिया जा सकता। हम आप क्या करते हैं, किसी को पैसे की आवश्यकता पड़ी, फोन उठाए, फटाफट लाओ, तेरा गूगल पे नंबर दे, तेरा फोन पे नंबर दे, तेरा पेटीएम नंबर दे, मारे धड़ाक से दिया, यानी खत्म। दरअसल मुद्रा वो होता है जिसका एक निश्चित आकार होता है, निश्चित प्रतिफल होता है और निश्चित मूल्यांकन होता है, और वो कभी नष्ट नहीं होता। उसे मुद्रा कहते हैं। परिवर्तित नहीं होता। और परिवर्तित न होने में सिर्फ दो धातु गए, सोना और चांदी। आप लोहे को अगर मिट्टी में दाब दोगे तो उसमें जंग लगेगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर सोने को आप मिट्टी में दाब दोगे या चांदी को मिट्टी में दाब दोगे तो उसमें मिट्टी जरूर लग जाएगी, लेकिन वो नष्ट नहीं होगा। इसीलिए मुद्रा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और इसीलिए सरकार ने कानून बनाया हुआ है कि अगर मुद्रा को आप गलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। इसीलिए बनाया है। लेकिन आज का जो आपके पास मुद्रा है, कागज का नोट है, इसको आप मिट्टी में डाल दीजिए, आप देखिए सड़ जाएगा, दीपक खा जाएगी। अब जो आपका मुद्रा, जो आपका रुपया रहस्यमयी ढंग से गायब हुआ, उम्मीद करता हूं कि आपने उस रहस्य को समझ लिया और आपके जेब में आज वही रहस्यमय मुद्रा विराजमान है। चाहे वो आपके जेब में है, चाहे वो आपके फोन में है, चाहे वो आपके बटुए में है, चाहे आपके बैंक में है, चाहे जहां भी है, जिस फॉर्म में है, वो सिर्फ देखने के लिए है। न उसका कोई प्रतिफल है, न उसका कोई रूप है, न कोई उसका डिक्लेरेशन है, कुछ भी नहीं उसका। यही आपका सबसे बड़ा रहस्य है कि उस रुपए पे लिखा गया है कि मैं धारक को इतना रुपए अदा करने का वचन देता हूं। अगर वचन ही देना है, रुपया एक्चुअली समझौता का एक साधन है। समझौता इस तरीके से, जैसे आप कोई वस्तु खरीदने जा रहे हैं, आपको वस्तु चाहिए, उसने आपको एक अंक बता दिया कि इतना अंक मुझे दे दो और ये वस्तु आपकी, तो आपने फटाक से अपने जेब से वो निकाला, उसको दिया और लेके आ गए। आपका दोनों का समझौता हो गया, तीसरे आदमी की आपकी आवश्यकता नहीं पड़ी। या यूं कह दे मूल्यांकन का, अंक बताने का मतलब मूल्यांकन। लेकिन वो रुपया है क्या? जब उस पर ये लिख के दे दिया कि मैं धारक को इतना रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो भाई अदा तो करो। हम आप आज तक इतने आलसी हैं कि हम लोगों ने उसकी अदायगी मांगी ही नहीं, क्योंकि हमारे आपके ऊपर समय समय पे जब कुछ लोग जगाने का कोशिश करते हैं तो नए नए एजेंडे लगा करके आदमी के माइंड को डाइवर्ट कर दिया जाता है। उस तरफ ध्यान ना दो, इस तरफ ध्यान दो। और यही कारण है कि रुपया रहस्य बन गया। और जितनी आपकी बातें मैंने बताई है, इन सारी बातों का मेरे पास पुख्ता प्रमाण है। मैं बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करता। अगर आपसे हम पूछ लें कि रुपया खत्म होता है या संसाधन, तो आप यही बताएंगे कि रुपया खत्म होता है, जबकि बिल्कुल गलत है। अगर आप किसी अर्थशास्त्री से भी पूछेंगे कि रुपया खत्म होता है कि संसाधन, तो आपको बताएगा भाई रुपया खत्म हो सकता है, संसाधन नहीं। लेकिन इसका उल्टा है, रुपया नहीं खत्म होता, संसाधन खत्म हो जाता। रुपया ये बात अलग है कि आपकी जेब में नहीं है, लेकिन दूसरे की जेब में है। लेकिन संसाधन आपके पास खत्म हो गया तो खत्म ही हो गया। और आज हमारे देश के संसाधनों को बकायदा खत्म किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, वो किसी भी रूप में। और ये जो रुपए का रहस्य है,
ये आप जांचिए, पड़तालिए, हर एक बिंदु को आप बिंदुवत जितनी बातें मैंने बोला, मैं ये नहीं कहता कि आप हमारी सभी बातों को सत्य मान लें, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मैंने जो बातें आपको बताई है इसको समय मिले तो आप जांचिए, पड़तालिए, परखिए और अपने बच्चों को जरूर बताइए, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य है। बच्चे ही आज के बच्चे कल के प्रधान हैं। और जब तक आप अपने बच्चों को अपना इतिहास नहीं बताएंगे, अब आने वाले 2 से 3 साल में आप देखना, आज नोट कर लो, एक दंगा होगा, वो किसी भी धर्म संप्रदाय को धार्मिक मोड़ दिया जाएगा और लोग मारे जाएंगे। इसीलिए नए नए तरीके से एजेंडे आ रहे हैं जो हमें आपको हमारी आपकी आंखों पे चश्मा चढ़ाया जा रहा है। खैर, इन सारी बातों पे फिर कभी बात करेंगे। आज बस आपको यही था बताना कि रुपया एक रहस्य कैसे बना, ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी। और एक चीज और आपको बताऊं, यदि आप में से कोई व्यक्ति कर्ज लिया है और आप एक दावा कर दो कोर्ट में कि बैंक ने हमें लोन दिया ही नहीं, कर्ज दिया ही नहीं, तो यकीन मानिए बैंक कोर्ट में साबित ही नहीं कर पाएगा कि उसने आपको कर्ज दिया है। एक डेली नामक व्यक्ति ने अमेरिका में केस किया था, उसने लड़ा था, उसका जजमेंट भी हमारे पास है। और बैंकों का मायाजाल अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपको उसका जिक्र भी मिलेगा। तो इसलिए आप इस दबाव में न रहें कि आपने कर्ज ले लिया, आप लुट गए, पिट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। इन सारी चीजों से आप निकलिए और देश के लिए कुछ करना है तो आप कुछ मत करिए। आप अपने रुपए को वापस लाने के लिए आप सरकार से अपना रुपया मांगो, जो भी आपके पास है आप सरकार से कहिए कि इसके बदले में आपने जो लिखा है कि मैं धारक को इतना रुपया अदा करने का वचन देता हूं, हमें वही रुपया दे दीजिए, ये हमें कागज का टुकड़ा नहीं चाहिए। और आप यकीन मानिए, अगर एक एक एरिया से ज्यादा नहीं 10-10, 20-20 आदमी भी निकल जाए ना, तो आप ये समझ लो कि आपका डीएम से लेकर के सीएम और पीएम तक की कुर्सी हिल जाएगी कि ये क्या बीमारी छिड़ेगी। और दोस्तों, ये करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे, अभी तो आपके गांव, मोहल्ला, गली में कोई एक आत्महत्या, सुसाइड कर रहा है, लेकिन आने वाले 5 से 10 सालों में घर घर लोग इसी कर्ज की वजह से सुसाइड करेंगे। घर घर की बेटी बहुओं को उठा के लेके जाएंगे चंद सिक्कों और चंद रुपए के लालच में जो आप कर्ज ले रहे हो। इसी के तहत इतना आपका शोषण हो जाएगा और इसी के लिए हमारे देश में जो चीज नाजायज थी सरकार ने उसको जायज कर दिया। इसीलिए क्योंकि सरकार ने कह दिया ना, कानून बना दिया ना कि 2 वयस्क व्यक्ति आपस में जो मर्जी करें वह अवैध नहीं है। तो सिर्फ इसीलिए किया गया है क्योंकि आपको कर्ज में दाबा जाएगा, फिर उसके बाद आपके संपत्ति के ऊपर निगाह होगी, फिर उसके बाद आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो आपके घर की बहन बेटियों के ऊपर निगाह होगी। और ऐसा दिन आने से पहले हमें आपको जागना होगा, नहीं तो हमारे आपका जीने का अधिकार नहीं है। आप हमारे देश में शान से जी सको कि न जी सको, लेकिन आपको शान से मरने की अनुमति सरकार देती है। आप बिल्कुल, अगर आप शान से मरना चाहो तो आपको इच्छा मृत्यु सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, आप मर सकते हो, लेकिन शान से आप जी नहीं सकते। क्यों नहीं जी सकते? क्योंकि कहीं न कहीं हम आप कर्ज में हैं और कर्जदार व्यक्ति कभी सर उठा नहीं पाता। समाज का कर्ज तो फिर भी आदमी उतार देता है, लेकिन इन बैंकों का, यहूदियों का जो कर्ज है, यह आपके जीवन में नहीं उतर सकता। इतना ध्यान रखना। इसी के साथ आज का लाइव यहां समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं और आप सभी से फिर विदा लेते हैं। आप सबको बहुत बड़ी तादाद में आप लोग जुड़े हैं हमारे साथ, सबका दिल से आभार व्यक्त करते हैं और सबको नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी मूल अर्थ मुद्रा को बचाने के लिए एक कदम अपने बच्चों के भविष्य के लिए और एक कदम अपने देश को बचाने के लिए आप जरूर बढ़ाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का लाइव यहीं समाप्त करते हैं।
सभी जितने भी भाई जुड़े हमारे साथ, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी का अभिनंदन करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट मुद्दे पे और इसी रूपे एक रहस्य पे अभी पार्ट 2 भी बनाएंगे, उसमें भी आपको जोड़ेंगे। जो यहां तक आप जांच पड़ताल कर लेना, इसकी आगे की जो सिस्टम है कैसे विलुप्त हो गया, उस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार, वंदन और अभिनंदन।